विद्यार्थियों, शुभोदय, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको जो है विद्यार्थी और राजनीति पढ़ाया था, निबंध। वो निबंध आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। आज जो है समाज में नारी का स्थान, समाज में नारी का स्थान। भारतीय समाज के अंदर, अब यहाँ पर जब समाज की बात की है तो ये फिर विश्व समाज की बात हो गई, कोई भारतीय समाज या किसी देश या संबंधित से नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर दो ही जेंडर है, लिंग, मतलब तीन लिंग है एक तरह से। स्त्रीलिंग जो स्त्री पुरुष जिनको हम पुल्लिंग कहते हैं, और एक उभयलिंगी जिन्हें हम शिखंडी भी कहते हैं संस्कृत के अंदर। पर वो लोग बहुत ही कम होते हैं समाज के अंदर, इसलिए जो है स्त्री और पुरुष दो भागों में जो है हमको समाज को हम बांट कर चलते हैं पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। तो ऐसे समाज के अंदर नारी का स्थान है क्या, ये जो है इस निबंध के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। संस्कृत में जो है एक श्लोक आया है, हम बार बार जो है बहुत समय पर बार बार जो है ये श्लोक अलग अलग समय में विद्यार्थी जीवन में हमने अलग अलग समय में इस श्लोक को जो है संस्कृत के श्लोक के एक भाग को जो है कोट किया जाता है बार बार। वो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री की पूजा होती है, या पूजा का अर्थ है सम्मान। पूजा का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जिस तरह से भगवान की पूजा होती है उस तरह से जो है हम लोग षोडशोपचार से जो है उसकी पूजा करें, या पूजा का मतलब वो नहीं। पूजा का मतलब होता है सम्मान। पूजा का मतलब होता है कि इक्वालिटी, जिसको हम कहते हैं, समान रूप से उसको अवसर दें समाज के अंदर। यहाँ पूजा का अर्थ ये है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवताओं का वास होता है। ये जो है संस्कृत के अंदर कहा गया है। तो विश्व समाज के अंदर कहिए कि आज हमारे भारतीय समाज के अंदर कहिए, अब यहाँ पर जब समाज की बात होती है तो समाज किन किन जो है उसमें बटा हुआ है, किस किस में बटा हुआ है, हमें ये देखना बहुत जरूरी है। तो समाज जो है परिवार में बटा हुआ है, जहां पर जो है पहली जो स्त्री आती है माँ है हमारी, उसके बाद फिर हमारे साथ हमारी बहनें होती हैं, उसके बाद जो है बुआएं होती हैं, और उसके बाद जो है मौसियां होती हैं। उसके बाद जो है जब हम बड़े हो जाते हैं तो पत्नी के रूप में स्त्री हमारे जीवन के अंदर आती है। फिर जब संतान की प्राप्ति होती है तो बेटी के रूप में हमारे घर में स्त्री के रूप में आती है। तो अलग अलग स्त्री का रूप परिवार के अंदर हमको दिखाई देता है, जो अलग अलग संबोधनों से जिनको हम बुलाते भी। फिर परिवार से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि अपने सगे संबंधियों के अंदर स्त्री का रूप, स्त्री किस रूप से हमारे चारों ओर है। फिर हम गली मोहल्ले में जाते हैं तब उसका रूप, मतलब स्थान, स्त्री का स्थान कहां पर है, हम ये देखते हैं। तो उस स्थान को जब हम परिभाषित कर रहे होते हैं स्थान को, तो हमें देखते हैं कि भाई स्त्री का रूप, स्त्री का उस समाज में स्थान क्या है। तो परिवार पहले जो है, परिवार से उस स्त्री का स्थान के बारे में पता लगता है। परिवार में हमने स्त्री को कहाँ रखा है, हमने क्या उसके साथ अन्याय किया है, न्याय किया है, क्या परिवार में उसको जो समानता हमने दी या नहीं दी है। फिर परिवार से निकलने के बाद, जैसे मैंने कहा, सगे संबंधियों में, फिर हम देखते हैं गली मोहल्लों में, फिर हम देखते हैं कि समाज के अंदर जिस धर्म के अंदर हम, जाति के अंदर हम पैदा हुए हैं, उस जाति में जो है स्त्री की जो है स्थिति क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जब थोड़ा व्यापक हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे धर्म के अंदर, जिस धर्म को हम मानकर चल रहे हैं, या धर्म का मतलब जो है भगवत गीता में जो धर्म के 10 लक्षण बताए वो नहीं, जो हम स्थूल रूप से धर्म का मतलब होता है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, अलग अलग पारसी है, अलग अलग धर्मों के अंदर, बौद्ध, अलग अलग धर्मों के अंदर स्त्री का स्थान क्या है। फिर पूरे देश के अंदर, तो जब देश की बात आएगी तो आर्थिक रूप से उसका स्थान कहाँ है, धार्मिक रूप से उसका स्थान कहाँ पर है, फिर हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से उसका स्थान कहाँ पर है, और राजनीतिक रूप से उसका स्थान कहाँ पर है। तो समाज की जब बात आती है, समाज के अंदर ये सब चीजें आ जाती है, आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, हर तरह का जो है जो हर तरीके के जो संबंध है उनके अंदर ये स्त्री आ जाती है।
और वहां पर उसका स्थान क्या है, इसकी हम इसमें बात करेंगे इस निबंध के अंदर। क्योंकि समाज की कल्पना हम बगैर स्त्री के कर नहीं सकते। स्त्री है इसलिए समाज है, स्त्री है इसलिए व्यक्ति का जन्म भी है, मनुष्य का जन्म भी है। अगर स्त्री नहीं होती तो मनुष्य का जन्म नहीं होता, ये याद रखिएगा। हमने इसलिए जो है धरती को मां कहा है, क्योंकि जब आप उसके अंदर बीज डालते हैं और पानी डालते हैं तब जाकर अंकुर निकलता है। तो स्त्री का रूप भी धरती की तरह है, जहां से जो है मनुष्य की पैदाइश होती है, मनुष्य पैदा होता है, मानवता जहां से पैदा होती है। तो ये जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर हम, क्योंकि निबंध जो है स्त्री के ऊपर है कि उसका समाज में उसका स्थान कहां पर है, तो ये हमको मानकर चलना होगा कि पहले हमारे समाज के अंदर उसका क्या स्थान था, आज उसकी परिस्थिति क्या है, और अगले भविष्य के अंदर वो कहां पर होगी। मतलब तीनों चीजों को लेकर हमको समझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारे समाज में नारी का महत्व नर से कहीं अधिक बढ़कर होता था, क्योंकि डार्विन ये मानकर चलते हैं, या डार्विन का सिद्धांत है, या उसके बाद जो है बहुत सारे सिद्धांत ये मानकर चले हैं, समाज की जब स्थापना हुई, समाज की स्थापना से पहले जब मनुष्य ने भाषा की उत्पत्ति की, लिपि की उत्पत्ति की, भाषा की उत्पत्ति होने के बाद फिर जो है समाज की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धर्म बने। तो जब मनुष्य पैदा हुआ तो सबसे पहले मनुष्य कहां से पैदा हुआ? जैसे मैंने कहा कि स्त्री के कोख से मनुष्य निकला। तो स्त्री के कोख से जब मनुष्य निकला तो उस समय जो है उस जो परिवार था उसके अंदर जो पहले जो औरत थी, जो मां के रूप में स्थापित थी, वही पहली औरत स्त्री थी। तो उसका जो है महत्व सबसे ज्यादा था। इसलिए हम दो मानकर चलते हैं, मातृसत्तात्मक व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था। जब समाज बना, परिवार के रूप में बहुत बड़े बड़े परिवार बने, अलग अलग परिवारों की स्थापना हुई, समाज बहुत बड़ा बन गया, हजारों जब सैकड़ों हजारों स्त्री और पुरुष हो गए, तब जाकर जो है पितृसत्तात्मकता प्रारंभ हुई। क्योंकि व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, क्योंकि स्त्री से केवल याद रखिएगा शारीरिक रूप से सक्षम था, बुद्धि और बाकी रूपों में स्त्री बराबर थी पुरुष के। शारीरिक क्षमता या फिर शारीरिक जो बल है, ताकत हम कहेंगे, उस रूप में थोड़ा जो है स्त्री से बलवान था पुरुष। तो जब पुरुष घर से जब बाहर निकलने लगे और उसने अपनी व्यवस्था, अपने ताकत के द्वारा जब राज्य की स्थापना, या फिर यह कहिए कि अपने अपने परिवार के अंदर या अपने अपने गली मोहल्ले में उसने अपनी ताकत के माध्यम से जब सत्ता प्राप्त करना, मतलब सत्ता स्थापित करना उन्होंने शुरू किया, तब जाकर जो है पितृसत्तात्मकता का प्रारंभ हुआ। उससे पहले तक जो था वो क्या था? मातृसत्तात्मक समय था, जहां पर घर की जो सबसे बड़ी मां हुआ करती थी, या जो सबसे बड़ी बूढ़ी स्त्री हुआ करती थी, उसका ही जो है आदेश का पालन सभी लोग किया करते, चाहे स्त्री हो क्यों ना हो या पुरुष क्यों ना हो। तो उस समय उनका स्थान जो है बहुत बड़ा था। किंतु बाद में पितृसत्तात्मकता जब आई, मतलब पुरुष का आधिक्य हुआ, पुरुष का प्रभाव समाज के अंदर बढ़ने लगा, तो पुरुष के प्रभाव के कारण स्त्री किस तरह से धीरे धीरे पिछड़ती चली गई, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। कामायनी के अंदर जयशंकर प्रसाद, जैसे मैंने आपको जयशंकर प्रसाद पढ़ा रहा था, जब भारत जो कविता पढ़ा रहा था, तो कविता में पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद ने जो है कामायनी किताब लिखी, महाकाव्य। उसके अंदर जो है जल प्रलय के बाद जब मनु बच जाते हैं, मनु के नाव के अंदर श्रद्धा और इड़ा, दो स्त्रियां जो उनकी पत्नियां थी, वो बच जाती हैं, और बहुत सारे पशु पक्षी जो बच जाते हैं। और मनु जो है उस नाव को लेकर एक ऐसे पहाड़ पर जाते हैं जहां पर पानी नहीं था, मतलब नीचे तो पानी रह गया, पानी था क्योंकि जल प्रलय हो चुका था, और वहां पर वो पहुंचे। तो देखते हैं कि दो उनके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो है प्रतीकात्मक रूप से है। श्रद्धा का मतलब हुआ स्त्री, विश्वास जिसको हम कहते हैं, और इड़ा का मतलब हुआ बुद्धि। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुद्धि अलग है, हृदय अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों की सोचने की शक्ति अलग है, दोनों के व्यवहार अलग है, दोनों के विचार भी अलग है। तो श्रद्धा और इड़ा तो प्रतीकात्मक रूप से बताते हैं कि मनु जो है, मनुस्मृति में मनु के जीवन में हम देखते हैं कि उनके दो स्त्रियां जो है उनके जीवन के अंदर काम कर रही थी, और जो है वो महत्व था उनका, श्रद्धा और इड़ा, बुद्धि और विश्वास, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, प्रतीकात्मक रूप से है।
तो उस समय जैसे मैंने आपको श्लोक बताया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहां पर नारी की पूजा होती है, नारी का मतलब नारी को पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है। पूजा का मतलब पूजा नहीं, जो व्यावहारिक रूप से हम जो पूजा की बात कहते हैं वो शाब्दिक अर्थ है। पूजा का मतलब पूजा करना, वो शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर हम भाविक अर्थ लेंगे। तो अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पर कौन बसते हैं? देवताएं बसते हैं। तो देवता, जैसे मैंने कहा, सुर और असुर, अच्छे सामाजिक रूप से अच्छे व्यक्तियों को जो है सुर कहा गया, मतलब देवता कहा गया है, और सामाजिक रूप से जो असुर हैं, जो ठीक लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, उनको असुर कहा गया और राक्षस कहा गया। तो वहां पर देवता बसते हैं जहां पर नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है। तो ये जो है बात कही गई। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे मातृसत्तात्मकता समाज के अंदर धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि पुरुष जो है घर से बाहर निकलने लगा, खेती करने लगा, खेती करके घर, खेती में स्त्री और पुरुष दोनों भी काम करते थे, पर परिवार की रक्षा के लिए जब उसने घर बनाया, तो परिवार की रक्षा, खुद की रक्षा, स्त्री की रक्षा करने के लिए घर क्यों बनाया? इसलिए कि वो जंगली जानवर हैं, वो आकर आक्रमण न करें। तो घर बनाया पुरुष ने, स्त्री और पुरुष ने दोनों ने मिलाकर। तो रक्षा का दायित्व जब आया, क्योंकि शारीरिक रूप से बलवान था पुरुष, तो जैसे जैसे पुरुष को पता लगने लगा कि मैं बलवान हूं स्त्री से, तो उसने वहां से आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ किया। इसके ऊपर? स्त्री पर। और आधिपत्य यहां तक पहुंचा कि उसने जो है उसके स्त्री को जो है दोयम दर्जे का, मतलब जो है सेकंड सिटीजन जिसको हम कहते हैं, वो बना दिया। समाज के अंदर जो है स्त्री 2 नंबर पे आ गई और प्रथम नंबर पर कौन आ गया? पुरुष आ गया। तो धीरे धीरे जो है मातृसत्तात्मकता समाज से जो है औरत का जो है, स्त्री का जो है प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। कालांतर में हजारों सालों के अंदर ये हुआ कि पुरुष जो है, चाहे परिवार का हो या समाज का हो या देश का हो या धर्म का हो या जाति का हो, किसी रूप से जो है स्त्री से जो बलवान हुआ। और बलवान जो है वो शारीरिक रूप से बलवान हुआ और बौद्धिक रूप से भी धीरे धीरे बलवान हुआ। तो इस बल के कारण जो है उसने क्या किया, स्त्री को दो नंबर पे लाकर खड़ा कर दिया, रख दिया। तो स्त्री जो है, पुरुष जो है स्त्री से आगे चला गया और उसने अपनी जो समकक्षता, समानता थी, वो उसने जो है स्त्री से धीरे धीरे छीन ली और छीनने की कोशिश भी की, और आज भी वैसा ही है। तो जैसे मैंने कहा कि समाज की स्थापना हुई, तो उसने, पुरुष ने क्या किया, पूरे परिवार को पालने की जो है दायित्व अपने ऊपर ले लिया उसने। मैं परिवार को पालूंगा। तो मैं परिवार को पालूंगा का मतलब क्या हुआ? खेती से प्रारंभ हुई। जो वस्तु जो है, जो दायित्व जो है, जो घर से प्रारंभ होता, खेती से प्रारंभ हुआ, पशुधन से प्रारंभ हुआ, वो राज्य की व्यवस्था तक चला गया। तो राज्य की व्यवस्था तक जो है पुरुष का आधिपत्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जो है परिवार में जो है स्त्री जो है दोयम दर्जे की हो गई और पुरुष जो है, तो दो, एक तरह से ये कहिए कि घर के अंदर और घर के बाहर ये जो सीमा बना दी पुरुष ने। तो घर के अंदर के जो जितने भी दायित्व होंगे वो किसके होंगे? स्त्री के होंगे। मतलब कैसे? सवेरे उठने से लेकर रात के सोते समय तक घर के अंदर जो खाना पकाना है, घर का जो काम होता है, वो कपड़े धोने हैं, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को पैदा करने से लेकर बच्चों को धीरे धीरे बड़ा करना है, वो सब जो है दायित्व जो है पुरुष ने स्त्री को दे दिए। और पुरुष ने जो कौन सा दायित्व अपनाया? जो घर के बाहर, चौखटे के बाहर जो था, मतलब खेती का काम करना। ऑफकोर्स जो है खेती के काम में उस समय स्त्रियां ही सहायता करती थी, घर का भी काम करती थी और स्त्रियां खेती का भी काम करती थी, और आज भी करती है। आज भी जो है किसान जो है, किसान जो पुरुष काम करते हैं, वो स्त्रियां भी काम करती हैं। इसके अलावा जब पुरुष घर से बाहर निकला, खेती के बाहर जब वो बाहर निकला, तो एक रास्ता, एक दायरा बना दिया गया, एक ऐसा रेखा खींच ली गई कि स्त्री ये काम करेगी और पुरुष ये काम करेगा। ये धीरे धीरे हमारे समाज ने कर दिया। जैसे आज भी है, हम विवाह के लिए, जब एक व्यक्ति विवाह के लिए तैयार होता है, तो विवाह के लिए जब तैयार होने के बाद जब किसी लड़के के माता पिता लड़की को देखने के लिए जाते हैं लड़के के साथ, तो सबसे पहले लड़की के माता पिता यही प्रश्न उठाते हैं, क्या लड़की को खाना पकाना आता है? तो मतलब क्या हुआ? मतलब यही है कि खाना पकाना पुरुष का काम नहीं है। किसका काम है? स्त्री का काम है। और आज समाज के अंदर स्थिति नहीं है। आज समाज जो है, आज स्त्री जो है समानता की बात करती है। जब समानता की बात की जाती है, तो प्रश्न ये उठता है कि समानता किस किस रूप में समानता हो?
तो प्रश्न का उत्तर ये कि हर हर जगह समानता होनी चाहिए। अगर स्त्री आज जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब है घर के काम की जो उसके अंदर आधा प्रतिशत होगा घर का काम के अंदर, वो भी स्त्री को पुरुष को उठानी चाहिए। वो उठाते भी हैं, आज कम है पर उठाते तो हैं। शायद ये भारतीय समाज के अंदर अभी भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है कि पुरुष को समझ में आने लगा है कि जब एक स्त्री, मतलब मेरी पत्नी जब काम कर रही है, तो काम करते वक्त जो है वो जब घर से सवेरे जो है काम के लिए निकलती, तो होता ही है कि उसको सवेरे नाश्ता पकाना पड़ता है, फिर खाना पकाना पड़ता है, फिर बच्चों को तैयार करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, और जो है पुरुष ये सब देखता रहे तो नहीं हो सकता। तो घर के जितने भी काम है उसमें उसको जो है काम हाथ बटाना ही पड़ेगा, और बटाना ही चाहिए पुरुष को, पति, जिसको पति की संज्ञा देते हैं। फिर शाम को दोनों पति पत्नी जब काम से लौटते हैं, तब भी अभी आज इस समाज के अंदर, जैसे मैंने कहा ना कि हम तीन कालों में बांटते हैं। भूतकाल जो हो चुका है, जो कि वहां पर स्थिति क्या थी स्त्री की समाज के अंदर, आज स्थिति क्या है समाज के अंदर, और कल क्या होनी चाहिए, क्या होगी, ये 3 कालों के अंदर। पहले हम जब देखते हैं कि जैसे मैंने कहा मातृ सत्तात्मक समाज से हम पितृ सत्तात्मक समाज में आ गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री की दशा जो है 2 दर्जे की हो गई। फिर शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की बात हुई है। हाँ, वेदों के समय में हम ये देखते हैं कि वेदों के अंदर जो ऋचाएं हैं ज्यादातर पुरुष ऋषि मुनियों ने लिखी है, पर वहां पर हैं मदालसा हैं, गार्गी हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो ऋषि थी, और उन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की है, उनके नाम पर हुई है। फिर बाद में स्मृतियां बनी, वहां पर भी उनका काम हुआ है। फिर भी हम ये देखते हैं कि स्त्री का स्थान दूसरा था, क्योंकि स्त्री, पुरुष बलवान था, इसलिए उसने क्या किया, स्त्री को आगे बढ़ने नहीं दिया, रोक दिया। ये कहिए कि धीरे धीरे स्त्री भी अपने आप में सिमटती रही, जिसको हम कहते हैं धार्मिक बंधन, सामाजिक बंधन। जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, चाहे मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क स्मृति है, अगर मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान के अंदर जो स्त्री की स्थिति कहां पर है, वो उसको क्या, स्त्री को क्या क्या अधिकार दिए गए और क्या क्या अधिकार उनसे छीन लिए गए कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर। अब उसमें परिवर्तन आ गया है। फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, चाहे बौद्ध धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर, मतलब अलग अलग जो धर्म है, वहां पर स्त्री की वो धार्मिक कारण के वजह से, धार्मिक कारणों के कारण जो है किस तरह से स्त्री दूसरे दर्जे पर आ गई है, और आज वो किस स्थान पर है, ये हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में मतलब जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या घर के अंदर सभी कार्यों का बोझ नारी के ऊपर डाल दिया और पुरुष जो है घर से बाहर आकर काम करने लगा? तो जो पुराने समय में ये सब चीजें चल रही थी, आधुनिक समय में नए विचार आए, नई सोच आई, नई बातें लिखी जाने लगी। तो स्त्री जब, पहले हम देखते हैं कि पुराण काल में जो है वहां पर गुरुकुल पद्धतियां थी, तो उस समय जो है वहां पर उनको जो है स्त्रियों को गुरुकुल अलग हुआ करते थे लड़कियों के, और पुरुषों के, लड़कों के जो है गुरुकुल अलग हुआ करते थे। वहां पर दोनों को जो है शिक्षा समान दी जाती थी, शिक्षा के जो पुस्तकें हुआ करती थी वो भी समान हुआ करते थे। किंतु आधुनिक शिक्षा में आने के बाद हम ये देखते हैं कि जहां पर शिक्षा तो समान दी जा रही है, पर दोनों को बिठाकर एक साथ दी जा रही है, और इसकी वजह से जो समानता की बात स्त्री के मन में आई, स्त्री के साथ साथ पुरुषों के मन में आई कि भाई एक माँ के रूप में एक व्यक्ति अपनी माँ को कहाँ देख रहा है, किस जगह देख रहा है, वो क्या चाहता है कि मेरी माँ को क्या क्या चीजें अधिकार मिलने चाहिए। फिर वो देखता अपने पत्नी के रूप में, फिर देखता अपने बेटी और बहन के रूप में देखता। तो इस तरह से जो है पुरुष ने स्त्री के बारे में फिर सोचना प्रारंभ किया, स्त्री ने खुद के बारे में सोचना प्रारंभ किया। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं इस समाज के अंदर हूं कहां, मेरे क्या अधिकार है, वो क्या अधिकार होने चाहिए जो मुझसे छीन लिए गए पिछले समय में, और उस अधिकार को पाने के लिए जो लड़ाइयां प्रारंभ हुई, जो लड़ाइयां लड़ी गई,
जैसे मैंने वीर गाथा काल के बारे में बताते हुए मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही राजा मृत्यु को प्राप्त होता था, वीरगति को प्राप्त होता था युद्ध में, तो उसकी जो जितनी भी रानियां हुआ करती थी, जो महलों में थी, वो क्या जौहर कर लेती थी, जिसको उस जौहर को जो पहले जौहर कहा गया, वो जौहर करने का कारण ये था कि जो राजा जीत चुका है, क्योंकि ये राजा मर गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, ये हार गया, तो जीतने वाला राजा क्या करता था, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, वो महलों में आकर जो उन स्त्रियों के साथ, स्त्रियों का अपहरण कर लेता था, दासियां बना लेता था, और उनके साथ जो है बलात्कार भी होते थे और अलग अलग बहुत सारी चीजें। तो इन सबसे बचने के लिए उस समय रानियों ने, राजपूत रानियों ने ज्यादातर ये मानकर चलते कि जौहर को चुना। जौहर का मतलब आत्मदाह करना। तो उनके मन में एक बात बिठा दी गई थी कि शरीर का अपवित्र होना ही सबसे बुरी चीज है। तो शरीर को बचाने के लिए, आत्मा को नहीं, आत्मा तो कभी पवित्र अपवित्र होती नहीं, तो शरीर की अपवित्रता के बारे में कि अगर मेरे जो राजा थे जिसने वीरगति प्राप्त की, मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये शरीर सिर्फ केवल उसी का है, इस शरीर पर जो है कोई किसी और दूसरे व्यक्ति का, स्त्री का, पुरुष का अधिकार नहीं। ये शरीर मेरा है, और शरीर अपवित्र हो गया तो मैं कैसे, इसलिए जौहर करती थी। बाद में वो धीरे धीरे जो समाज के अंदर राजपूताना में, जो राजस्थान के अंदर जो राजपूताना एरिया है, वहां पर जो है वो राजाओं से निकल कर बाद में नीचे समाज तक भी आ गई, तो उसको हमने सती प्रथा का नाम दिया। पुरुष की मृत्यु हुई, अब वो किसी युद्ध में नहीं लड़ा, बीमारी के कारण मृत्यु हो सकती है, और उस मृत्यु के बाद जो है उसकी पत्नी को जो है उसी अपने पति की चिता के साथ वो जिंदा जल जाते थे, जिसको हमने बाद में सती प्रथा। ये चीजें 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आते आते बंगाल के अंदर, जहां से राजपूताना से जो मारवाड़ी जो थे, वो जब कलकत्ता पहुंचे तो अपने साथ अपनी जातिगत व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सब कुछ वो लेके गए, और इसको वहां पर वो कर रहे थे बंगाल में। तो राजा राम मोहन राय ने जो इसका विरोध किया, और अंग्रेजी व्यवस्था ने, जो अंग्रेजी जो व्यवस्था थी, गवर्नमेंट थी, उस समय इसके खिलाफ बिल भी पास हुआ वहां पर असेंबली में, और बिल लाया गया और सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो मैं ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि समाज के अंदर जो नारी का स्थान था, तो नारी को खुद लड़ना पड़ा है, पुरुष तो लड़े ही है उसके लिए, नारी खुद लड़ी कि मेरे साथ जो अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ जो अन्याय समाज, ये धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध खुद जो है स्त्री उठ खड़ी हुई। तो स्त्री को उठ खड़ा होने का कारण क्या था? एक तो शिक्षा, और शिक्षा के द्वारा जो मन में, हृदय में और मस्तिष्क में जो आया हुआ विचार है, उसके कारण प्रभाव, उसका विचारों का प्रभाव, वो धीरे धीरे जो है प्रारंभ हुआ। तो जो गुरुकुल व्यवस्था थी, लड़कों को लड़कियों को अलग अलग पढ़ाया जाता था, तो फिर यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए, या फिर एक कहिए नया दौर आया, नया समाज आया, नए विचार आए, उसके कारण जो स्त्री और पुरुषों का मिलकर बैठ के पढ़ने का अधिकार जब प्राप्त मिलने लगा, और उसके कारण जो स्त्री के अंदर जो चेतना प्रारंभ हुई कि समाज को बदलना है, मुझको खुद बदलना है, जो मेरे अधिकार हैं जो छीन लिए गए उनको मुझे पुनः प्राप्त करना है। तो ये जो भावनाएं उठी, तो ये जो है हम देखते हैं कि समाज को किस तरह से बदलना प्रारंभ हुआ। तो प्राचीन काल के अंदर जो स्त्री, बहुत प्राचीन नहीं, जिसको हम अर्वाचीन कहेंगे, एक बीच का जो समय है, संधि काल है, जहां पर जाति व्यवस्था ने बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे समाज पर डाला। अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं, जाति, या फिर इस्लाम के अंदर भी स्त्री के साथ वही हुआ, एक तरह से देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ। मतलब सभी जगह जो है स्त्री को पुरुष ने समाज के नाम पर, या वर्ग के नाम पर, या वर्ण के नाम पर, या जाति के नाम पर, या धर्म के नाम पर जो 2 दर्जे तक छोड़ दिया था, वो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा उसमें प्रारंभ। तो ये देखिए, ये चीजें आती हैं। तो ये देखिए कि समय के साथ जो है बदलाव आ रहा है। अगर आज हम वर्तमान समय की बात करते हैं, अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हम स्त्रियों की बात करते हैं, तो इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो सशस्त्र क्रांति के अंदर हो या फिर अहिंसा के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता की बात करें, तो वहां की बात करें। फिर उसके बाद साहित्य की बात करें, जैसे मैंने कहा कि प्राचीन साहित्य में हमें लेखिकाएं बहुत कम मिलती हैं,
बहुत कम है लेखिकाएं जो हैं। भक्ति काल के अंदर मीराबाई को देखते हैं, और या फिर दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग कवयित्रियां हुई हैं भक्ति काल के समय में, या श्रृंगार काल के समय में, या फिर वीरगाथा काल के समय में हमें कुछ कभी कवयित्री तो नहीं दिखाई देती, वो तो होंगी एक आध दो। भक्ति काल में मीराबाई दिखाई देती है और दो तीन कवयित्री दिखाई देती है। उसके श्रृंगार काल में आने के बाद शायद ही एक दो कवयित्रियां थी। तो कारण ये था कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा ठीक तरह से मिली नहीं थी, और शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद भी, क्योंकि अगर वो राजाओं के घरों में पैदा हुई हैं तो शायद उनको थोड़ी बहुत शिक्षा जो मिली उसके आधार पर जो उनको लिखना पढ़ना होता था वो हुआ है। मतलब सामाजिक चेतना, ये कहिए राजनीतिक चेतना थी, वो थोड़ी बहुत कम थी। जब आधुनिक काल प्रारंभ हुआ, पुर्तगाली, स्पेन और अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आने के बाद जो नए विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ, हम राजतंत्र में थे और हमने वहां से लोकतंत्र को देखा। तो जब जिस तरह से हमने उन चीजों को देखना प्रारंभ किया, क्योंकि पहली बार जो पुरुष ही पढ़ने के लिए गए, स्त्रियां तो नहीं पढ़ने के लिए गई, स्त्रियां बाद में पढ़ने के लिए गई। तो उन चीजों को जब हमने देखना प्रारंभ किया तो समाज के अंदर धीरे धीरे बदलाव प्रारंभ हुआ, और बदलाव जो है फिर साहित्य के अंदर बदलाव आया। पहला तो हमको बदलाव साहित्य के अंदर ही भी दिखाई देता है। तब जो है कवयित्रियों का आना प्रारंभ हुआ। कवयित्रियों ने जो समाज को बदलने में, चाहे वो आर्थिक रूप से बदलने में हो, धार्मिक रूप से हो, या जातिगत व्यवस्था के रूप में हो, या धार्मिक रूप से हो, और इवन राजनीतिक रूप से भी अपनी बातें रखने की उन्होंने कोशिश की, और अपनी बात रखी उन्होंने कि स्त्री के साथ क्या हो रहा है और स्त्री को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे जो है समाज के अंदर उन्होंने अपना जो पूर्व गौरव था, जो मातृसत्तात्मक समाज के अंदर जो उसको जो अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जो है उन्होंने लड़ाइयां प्रारंभ। तो वो माता के रूप में हो, चाहे या फिर पत्नी के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, या बेटी के रूप में हो, और बहुत सारे रूप। हम ये भी कहेंगे या संबंधों के अलावा भी केवल एक स्त्री के रूप में, या जितने भी मैंने संबंध बताए एक पुरुष से जुड़े हुए संबंध। अगर बेटी किसी पिता की है, पत्नी किसी पति की है, तो यहाँ पर पुरुष उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर पुरुषों को छोड़कर अगर केवल स्त्री की बात करें, तो केवल स्त्री जो है किस तरह से उसने जो है अपने इस भारतीय समाज के अंदर कहिए, विश्व समाज के अंदर, विश्व के पटल पर जो है जिस तरह से अपना ये कहिए कि अपना रूप स्थापित किया, अपना स्थान उन्होंने ग्रहण किया, और आज भी ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन लोगों को मिल गया है, आज भी ऐसा नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि बाल्य विवाह हो रहे हैं, जहां पर उसको पूछा ही नहीं जाता, न उसको विवाह का अर्थ नहीं मालूम है, विवाह क्यों किया जाता है मालूम नहीं है। गुड्डे गुड़ियों की खेल, जैसे कि ये समझिए कि गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है, तो गुड्डे गुड़ियों का खेल के समय में जिस तरह से जो है मतलब ये मानकर चलिए कि विवाह हो जाते हैं राजस्थान के अंदर। आज भी जो है एक पर्टिकुलर समय में जो है 10-10, 20-20 हजार जो विवाह हो जाते हैं। और विवाह कैसे? बाल विवाह, जहां पर अभी भारतीय समाज जो है, भारतीय जो कानून ये मानकर, हमारा संविधान ये मानकर चलता है कि विवाह का सही समय जो है 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। अगर 18 साल की लड़की, नीचे की लड़की, वो विवाह के योग्य नहीं है, ये कहिए कि वो बाल विवाह एक तरह से, और 21 साल का लड़का। तो ऐसे विवाह आज भी पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर तो होते ही हैं, पूरे देश के अंदर आज भी अज्ञानता के कारण, आज भी है पुरुष का समाज के अंदर प्रभाव ज्यादा है। इस कारण जो विवाह होते हैं, उस विवाह का कारण, उनको विवाह के कारण जो है बाल विवाह आज भी होते हैं। तो यहाँ पर स्त्री की जो है आज भी वे राय नहीं पूछते, लड़की की राय नहीं पूछी जाती। अगर बाल विवाह एकदम छोटी लड़की है तो और भी बुरा होता है उनके साथ। तो ये जो है विवाह होते हैं। तो समाज जो है धीरे धीरे बदल रहा है। आज समानता की बात होती है, कंधे से कंधे में मिलाकर जो है स्त्री पुरुष के साथ चल रही है, और पुरुष भी जो है वो उसका साथ दे रहा है। जो आज जो पढ़े लिखे पुरुष हैं, जो आज भी जो है पुरुष के रूप में जो है, जिनको लगता है कि नहीं, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को भी समाज के अंदर सही रूप से स्थान मिलना चाहिए। जब इसकी बात आती है तो हम देखते हैं कि समानता की स्थापना धीरे धीरे जो है प्रारंभ हो रही है,
हो रही नहीं, हो रही है, हुई है। और हाँ, तो इस रूप से जो है स्त्री को जो समाज में स्थान धीरे धीरे मिल रहा है। बंद हो गया, कितने मिनट चला देखो, करंट चला, कितने मिनट चला? हाँ, तो जैसे मैंने बता रहा था कि आज भी स्त्री को जो है, आज भी स्त्री को जो है समाज के अंदर उतना स्थान प्राप्त नहीं हुआ, और आज भी लड़ाई उसकी चल रही है। लड़ाई जो है, अब मैं आपको बता दूं कि स्त्री का जो है पुरुष के साथ लड़ाई है, तो पुरुष जो है फिर अलग अलग जो वर्गों में बटा हुआ है, जैसे अमीर और गरीब हम कहेंगे, या फिर अलग अलग वर्णों में अलग अलग वर्णों में बैठा हुआ, जैसे मैंने कहा जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था में जो है पुरुष एक पुरुष से जो है नीचे है। नीचे का मतलब ये मानकर चलिए ना कि वो किस रूप में नीचे है। जातिगत व्यवस्था के अंदर जो हमारे पास 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से जो शूद्र पुरुष हैं वो नीचे स्थान पर है। अब वो उस शूद्र के घर में जो पत्नी है, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के और बेटी के रूप में जो स्त्री है, वो इन तीनों वर्णों से जो है नीचे है ही। पर इस वर्ण के अंदर, मतलब शूद्र वर्ण के अंदर भी आने के बाद, दलितों के अंदर, जिसको हम दलित कहेंगे, तो दलितों के आने के बाद भी फिर वहां पर पुरुष से जो स्त्री दो एम दर्जे की। मतलब सामाजिक व्यवस्था के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर स्त्री 2-2, 3-3 बार जो है 2 दर्जे से पहुंच गई, तीसरे दर्जे तक पहुंच गई, कहीं कहीं चौथे दर्जे तक भी है। पुरुष अपने आप में तो 2 दर्जे में है ही सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कारण, पर स्त्री और भी बुरी स्थिति में। तो इस स्थिति से उठने के लिए जो क्रांति हुई हमारे पास, सामाजिक क्रांति की बात, चाहे वो राजा राममोहन राय से लेकर, ईश्वरचंद विद्यासागर से लेकर, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर, जितने भी ये युग पुरुष हुए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं के अंदर, अलग अलग जगह पर, जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की बात करते हुए स्त्री के, पुरुष की परिवर्तन की नहीं, स्त्री की परिवर्तन की जिन्होंने बात की, इन स्त्री की परिवर्तन की बात करते हुए जो समाज के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश की, तो पिछले 150 सालों से हम देख रहे हैं अभी तक प्रयत्न चल ही रहे हैं। और कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि स्त्री और पुरुष जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कहीं आज भी फिर हमें दिखाई देता है कि हाँ, स्त्री, जहां पर एक चीज याद रखिएगा, स्त्री को जब आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है तो समाज के अंदर वो अपने को स्थापित करती है। जब तक स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता न मिले तो सामाजिक स्वतंत्रता की बात ही नहीं होती। तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि वो घर से बाहर निकले, काम करे, और जो उसको अपने श्रम के कारण जो पैसा मिलता है, उस पैसे पर उसको अधिकार होना चाहिए। अगर वो श्रम करके पैसा लाती है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती है, पर उस अपने कमाए हुए पैसे पर अगर उसका अधिकार नहीं है, तो भी उसको अपने समाज के अंदर हम ये मानकर चलेंगे, उसको अभी तक समानता नहीं मिली। क्योंकि चाहे रोज काम करके रोज वो पैसा कमा के लाती हो, या पूरा 1 महीने काम करने के बाद जब उसका जो वेतन जो है उसके बैंक अकाउंट में गिरता है, या फिर उसको दिया जाता है, और घर पर आकर वो अपने पति को सौंप देती है पूरा का पूरा पैसा, और पति जो है उस पैसे को गिनता है कि तनख्वाह कितनी आई है, उसमें से 1 रुपया कम तो नहीं है। अगर 1 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया कम है, तो अगर ये पति से पूछता है कि 100 रुपये कहाँ चले गए, तो इसका मतलब यही है कि अभी भी उसको अपने ऊपर अधिकार नहीं है। याद रखने का चाहिए, उसको उस समाज के अंदर उसको समानता नहीं मिली है, क्योंकि वो कमाने के योग्य तो है, कमाती तो है, वहां तक उसको स्वतंत्रता जो है पुरुष ने दी है पति के नाम पर। बट वो जो पैसा कमा रही है, उस पैसे पर जो है अगर उसका अधिकार नहीं, तो उसको समाज के अंदर उसको स्थान कहाँ मिला? नहीं, उसका स्थान तब मिलेगा उसको जहां पर वो कमा के ला रही है, वो जो कमाए हुए पैसे पर उसका खुद का अधिकार हो कि मैं उस कमाए हुए पैसे पर कहां कैसे कैसे मैं खर्च करूंगी, और ये मेरा पैसा है, मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं और मैं इसको खर्च करूंगी। ये अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो समाज के अंदर उसका स्थान परिपूर्ण नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद जो है फिर एक दूसरा निबंध में कल आपको मैं पढ़ाऊंगा।